माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ फायर एकेडमी। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। तो इसके पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, हम पहले पिछले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। उसमें हमने सिंगल फैक्टर डिज़ाइन देखा था, एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और एक मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हमारे 3 टाइप देखा था। एक कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन देखा था, एक रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन देखा था और एक लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन 3rd नंबर का, ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, ठीक है। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा इंट्रो उसमें पढ़ा था, ठीक है। कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड तरीके से हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अब रैंडमली हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है अल्फ़ाबेट्स, मतलब ट्रीटमेंट ABCDEF, ठीक है। हमारे पास ये 6 ट्रीटमेंट हो गए, ओके। देन इन 6 ट्रीटमेंट को अगर हम ये क्या हो गया नेचुरली तरीके से असाइंड हो गया। अब हम अगर हमको इनको रैंडमली असाइन करना है तो हम इसको समझने के लिए एक तरीका करते हैं। जैसे हमने कोई कागज़ लिए, ठीक है, कुछ चिट्स बनाए जिसमें हमने इन सब अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया, उसके बाद हम उन्हें बॉल में डाल देते हैं, ठीक है। अब उसको हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। रैंडमली सिलेक्ट करा तो हमने पहले हमारे पास आया D, ठीक है, तो उसको हमने D लिख दिया। फिर C आया तो हमने यहाँ C लिख दिया। फिर हमारे पास A आया मान लेते हैं तो हमने A लिख दिया। फिर F आया। तो इसी प्रकार जो रैंडमली हम सिलेक्ट करके उसको रैंडमली क्या करते हैं इस बॉक्स में असाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया रैंडमली मेथड हो गई, ठीक है। इसके बाद CRD का हमने अच्छी तरीके से इंट्रो दिया है वहाँ पर हम उसको एक और बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा आता है होमोजेनियस पर बेस होता है। मतलब इसमें जो CRD है उसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारे क्या होने चाहिए होमोजेनियस होने चाहिए, ठीक है। अगर वो हेट्रोजीनस है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा CRD अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि फील्ड क्या होता है हेट्रोजीनस होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है फील्ड में अप्लाई नहीं होता है CRD। तो यह मेनली कहाँ पर यूज़ होता है, मेनली ये पॉट कल्चर में या फिर हमारे लेबोरेटरी में यूज़ होता है, ठीक है। लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें जैसे कि हमारा एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन है उसमें हमारे 3 प्रिंसिपल आते हैं, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। तो लोकल कंट्रोल क्या कहता है कि हमारा जो होमोजीनस मतलब हेट्रोजीनस है उसमें हम होमोजेनिटी को क्या करते हैं अलग करते हैं, मतलब सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो पहले से ही हमारा होमोजेनस मटेरियल मतलब होमोजेनस होना चाहिए, तो इसलिए हमारा ये प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने वाली। एक और चीज़ आता है इसमें, ये CRD क्या होता है इसमें क्या आता है जो CRD में ये क्या होता है नॉन रिस्ट्रिक्शनल होता है, ठीक है। नॉन रिस्ट्रिक्शनल कैसा होता है कि जैसे कि RBD है, ठीक है। RBD में क्या होता है जैसे हमारा ट्रीटमेंट है ABC, तो इसमें हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें हमारा रेप्लिकेशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो CRD है उसमें हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट लिए हमने ABC, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन जैसे A ट्रीटमेंट है उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं 5 बार, ठीक है। B को हम कर रहे हैं 4 बार, C को हम 3 बार। इस प्रकार नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन क्या कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये नॉन रिस्ट्रिक्शनल डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशंस कितने होते हैं, तो हमारे CRD में सोर्स ऑफ वेरिएशन 2 सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं। एक हमारा होता है ट्रीटमेंट और एक होता है एरर। तो हमारे पास क्या होते हैं 2 सोर्स ऑफ वेरिएंस होते हैं, ओके। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ये हमारी क्या होती है बेसिक चीज़ें हैं CRD के बारे में जो हमने इसके पहले भी बताए हैं आपको, पर एक बार रिकॉल करने के लिए हमने फिर से बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं
एनोवा क्या करते हैं, जब हम दो ग्रुप्स को क्या करते हैं कंपेयर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोवा कहा जाता है। ठीक है, इसका जो नाम है वो आर एफ फिशर ने दिया था, जिसे क्रिएटर ऑफ साइंटिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब एनोवा को हमने किसने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एनोवा को हमने 3 भागों में बांटा है। देखो, सबसे पहला है हमारा, हम समझने के लिए देख लेते हैं, एक 1 वे एनोवा, यहाँ हमारे 2 वे एनोवा, और ये मल्टी वे सॉरी, तो ये वे। ठीक है, तो 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, मल्टी वे एनोवा। क्या होता है, जो 1 वे एनोवा होता है उसमें क्या होता है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए इसे 1 वे एनोवा कहते हैं। और 1 वे एनोवा में ही हमारा CRD आता है। ठीक है, फिर हमारा 2 वे एनोवा, जब हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम उसे 2 वे एनोवा कहते हैं। ठीक है, मल्टी वे जब हमारा 2 से ज़्यादा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसे हम मल्टी वे एनोवा कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम एनोवा मॉडल देखते हैं। जितने भी हमारे डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, चाहे वो RBD हो, LSD या CRD, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, एनोवा मॉडल आता है। तो हम एनोवा मॉडल देख लेते हैं। ये हमारा एनोवा मॉडल है जिसमें Yij इज इक्वल टू म्यू प्लस Ti प्लस Eij। ठीक है, अब हमारा म्यू क्या होता है, जनरल मीन हो गया, Ti हमारा ट्रीटमेंट हो गया, और E हमारा एरर इफेक्ट हो गया। जनरल मीन के बाद जो हमारे जितने भी सोर्स आते हैं या वेरिएबल आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा सोर्स ऑफ वेरिएंस कहलाते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा हाइपोथेसिस देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस में हमारे 2 हाइपोथेसिस आते हैं। ठीक है, एक हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है, एक हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हमारा क्या होता है, μ1 इक्वल टू μ2 होता है। ठीक है, इक्वल, अब मतलब ये क्या कहना चाहता है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब इनके बीच कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें हमारा μ1 इज़ नॉट इक्वल देन μ2 होता है। ठीक है, मीन्स इसमें हमारा μ1 ग्रेटर देन μ2 भी हो सकता है और μ1 इज़ लेस देन भी μ2 हो सकता है। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, तो एनोवा टेबल बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले एनालिसिस करते हैं उसका, फिर लास्ट में हम उसका क्या करते हैं, एनोवा टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम एनालिसिस में क्या करते हैं, कोरिलेटिव फैक्टर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव फैक्टर का फॉर्मूला ये है हमारे पास, ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर अपॉन n, यहाँ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तो अगर आप नोट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा GT मीन्स ग्रैंड टोटल है और n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कोरिलेटिव फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसे हम TSS कहते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये हमारा सम है, सम का साइन है। ठीक है, सम ऑफ, ये ऑल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ऑल ऑब्जर्वेशन का हम स्क्वायर भी करते जाते हैं और उनका सम भी करते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे डिनोट करते जाते हैं, जैसे 1 to n तक। ठीक है, इसका वो करते जाते हैं स्क्वायर भी और इसको ऐड भी करते जाते हैं, और फिर इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, कोरिलेटिव फैक्टर को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, देन हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारे ट्रीटमेंट आए, ठीक है, ट्रीटमेंट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई कि यहाँ पर हमारा आर, जितने भी नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इतने में, सॉरी, हाँ, तो फिर एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख देती हूँ।
यहाँ से, ठीक है। तो जितने भी हमने ट्रीटमेंट लिए, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट का होल स्क्वायर और उसका सम करते जाएंगे और उसमें फिर CF मतलब कोरिलेटिव फैक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमने क्यों लिखी, इसलिए कि जैसे हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया A B C, ठीक है, 3 हमारे पास ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब उसमें हमने नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन सेम है अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फॉर्मूला से। अगर हमारे बहुत ज़्यादा वो हो गया था, अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन सेम है तो इस फॉर्मूला से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर हमारे नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन जैसे हमारे ट्रीटमेंट A B C है, ठीक है, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन अलग है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 अलग अलग है, तो हम ट्रीटमेंट को इस प्रकार से लिखते हैं। तो हर ट्रीटमेंट का उसकी रेप्लिकेशन से डिवाइड करते जाते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं और फिर कोरिलेटिव फैक्टर को माइनस कर देते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हम एरर सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। एरर सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, हम जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसमें से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या आ जाता है, ठीक है, कैलकुलेट हो जाता है। देन इसके बाद हम एनोवा टेबल बनाते हैं। तो एनोवा टेबल को समझते हैं। देखिए एनोवा टेबल में हम सबसे पहले देखिए सोर्स ऑफ वेरिएशन आता है। तो हमने पहले भी बताया कि CRD में हमारे सोर्स ऑफ वेरिएशन 2 होते हैं, एक हमारा ट्रीटमेंट आता है, एक हमारा एरर आता है, ठीक है। फिर इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, फिर उसमें हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, फिर F रेशियो निकालते हैं, ठीक है। F रेशियो कौन सा, F कैलकुलेटेड, टेबुलेटेड हम टेबल में उसका मान देखते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो हमारे ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास हमारा ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, ठीक है। अगर हमको एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन माइनस जितने हमने टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट लिए उसको माइनस कर देते हैं तो हम क्या कर देते, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आता है। अब हमारे टोटल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है वो नंबर ऑफ़ हमारे कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन उसमें से हम क्या कर देते हैं 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम थर्ड में निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर में क्या करते हैं, जितना हमने कैलकुलेट किया, जैसे हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट किया, ठीक है, सबसे पहले टोटल का कैलकुलेट किया तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर ट्रीटमेंट, फिर एरर, ठीक है। जितना भी हमारा आंसर आता है हम उसको पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि हम मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिख के दिया है हमने कि जितना हमारा सम ऑफ स्क्वायर है, मीन सम ऑफ स्क्वायर जितना है उसमें से हम उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा ध्यान से कि जैसे हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के डिग्री मीन्स ट्रीटमेंट के डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है तो हम उसका एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम से कर दें, नहीं, तो उसको हम मीन्स सम ऑफ स्क्वायर है तो उसके सम ऑफ स्क्वायर से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर मीन्स जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स एरर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको डिवाइड कर देंगे तो एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, F रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला और जो हमने एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला, ठीक है, उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर को एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा F रेशियो आ जाएगा। ये F रेशियो कौन सा है, F कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब हम F कैलकुलेटेड में और F टेबुलेटेड का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने F कैलकुलेटेड कैलकुलेट कर लिया है। अब F टेबल में जो हमारे दो वेरिएंस है, मतलब V
V1 मान लेते हैं या V2, जो भी हमारे दो वेरिएशन उसमें हम कंपेयर करके जो इसके 5% पे हम उसका टेबुलेटेड मान देखते हैं, ठीक है, और फिर उसका इन दोनों का कंपेयर करते हैं, F कैलकुलेटेड का और F टेबुलेटेड का, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर हमारा F टेबुलेटेड जो है वो ग्रेटर हुआ F कैलकुलेटेड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और यदि नॉन सिग्निफिकेंट होता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारा F कैलकुलेटेड बड़ा है, ग्रेटर देन है F टेबुलेटेड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा और नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा। मीन्स म्यू इज़ नॉट इक्वल देन μ2, μ1 इज़ नॉट इक्वल देन μ2, ठीक है। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, μ1 इज़ इक्वल टू μ2। जो चीज़ें मैं लिखती जा रही हूँ एक्स्ट्रा वो भी नोट करती जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब हम इसके आगे इसके एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो नहीं रह पाएंगी, क्योंकि इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल के साथ उसको डिटेल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारे पास वीट की नंबर ऑफ़ वैरायटी हमने 3 ले ली, ठीक है, मीन्स ट्रीटमेंट हमारे पास 3 है और उसको हम रेप्लिकेट कितने बार कर रहे हैं, 5 बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट हमारे पास कितने हो जाएंगे, इन दोनों का इंटू कर देते हैं, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी ट्रीटमेंट, हमारे पास A B C 3 ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। अब हम उसके जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, रैंडमली असाइन करते हैं, मीन्स रैंडम नंबर पे असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने रैंडमली ऑब्जर्वेशन ले लिया, ठीक है। अब इनको ऑब्जर्वेशन का जो ट्रीटमेंट A है उसका टोटल किया, B का, C का, ठीक है। अब इनका जो हमने टोटल किया, इन टोटल का एक और बार टोटल करते हैं, तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, ग्रैंड टोटल आ जाता है, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशन को भी हम टोटल करके फिर इनका टोटल कर देते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं तो आपका ग्रैंड टोटल एकदम सही है। इस वेरिफिकेशन के उसके लिए हमने दोनों में इसको टोटल कर लिया, ठीक है। टोटलिंग किया, हमारा 321 हमारा कितना आएगा, इसका ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, कोरिलेटिव फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कोरिलेटिव फैक्टर का हमने जैसे कि आपको बताया ही था, इसका फॉर्मूला ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमने निकाला ही है, जैसे हमने 3 ट्रीटमेंट लिया, उसको हम कितने बार, 5 बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो हमारा 15 क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, कोरिलेटिव फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एनालिसिस के लिए हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का एनालिसिस करते हैं तो इसके लिए जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर करते हैं और उसको सम करते जाते हैं, मीन्स उसका टोटल करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और फिर उसको कोरिलेटिव फैक्टर से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिए, जैसे कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे हमारे पास 21 है, ठीक है, 15 है, 22 है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। जितने भी हमारे यहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, तो जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हम सब उन सब का क्या करते जाते हैं, स्क्वायर करते जाते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर किया, 15 का, और उनको जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और फिर उसके बाद इनका टोटलिंग कर लेते हैं, और फिर माइनस कोरिलेटिव फैक्टर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, TSS आ जाएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर क्या है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में, एक सेकेंड, हम ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में जैसे ये हमारा A एक ट्रीटमेंट है, B एक ट्रीटमेंट है,
सीक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये जो हमारे ट्रीटमेंट के टोटल्स हैं इनको हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं अपॉन रेप्लिकेशन करते हैं। ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे इन सब के, ये सब, ठीक है। तो देखिए इनका स्क्वायर करते हैं और रेप्लिकेशन को डिवाइड कर देते हैं और माइनस में हम CF इसमें भी कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसके मैंने लिखा है, देखिए ये इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब हमने इसको एक अलग तरीके से भी इस फार्मूला को लिखा है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है क्यों लिखा है सब, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन सेम है अगर हमारे पास, तो ये फार्मूला हमारा सही है, ठीक है। अगर हमारा नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन अलग अलग है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि इसका जो रेप्लिकेशन है उसके साथ, इसका जो रेप्लिकेशन इसके साथ, T3 का जो रेप्लिकेशन है इसके साथ, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आया वो ये है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। फोर्थ है हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरर सम ऑफ स्क्वायर, अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जितना हमने निकाला उसमें से हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, एरर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम एनोवा टेबल देख लेते हैं एक बार, इतनी मेहनत करते हैं हम एनोवा टेबल बनाने के लिए, तो चलिए एनोवा टेबल देख लेते हैं, ठीक है। एनोवा टेबल, सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ वेरिएशन देखा, ठीक है। इसमें हमारे 2 सोर्स ऑफ वेरिएशन है, हमने बार बार ये रिपीट किया मैंने कि ट्रीटमेंट और एरर 2 सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हमारे पास, देखिए ट्रीटमेंट हमने 3 लिए थे ABC, ठीक है। अब ट्रीटमेंट हमने 3 में से जब हम 1 को माइनस कर देते हैं, मीन्स T में से 1 को माइनस किया तो हमारा ट्रीटमेंट आ गया। एरर का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस करते हैं तो हमारा ये आ गया, यहाँ 15 था और उसमें से हमने ट्रीटमेंट को माइनस किया तो हमारा 12 आया, ठीक है। अब हमारा 14 कहाँ से है कि टोटल सम ऑफ, मीन्स इसका डिग्री ऑफ, टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस कर देते हैं, मतलब 15 में से 1 तो 14 आया, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर जो है उसको हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है और हमने आगे इसको कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर ये है, एरर का ये है, ये, ठीक है, टोटल का ये है। फिर उसके बाद हम मीन सम ऑफ स्क्वायर देखते हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर में हमने क्या किया है, मीन सम ऑफ स्क्वायर में हमने ये फार्मूला दिया है, इसमें सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे इसका सम ऑफ स्क्वायर, जो ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर है वो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, ठीक है। एरर का जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर टोटल का जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको टोटल के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया तो ये आ गया। देन हमने क्या किया, चलिए एफ रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है एफ रेशियो, उसको कैलकुलेट करते हैं। एफ रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, जो मीन ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है उसको मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार, ठीक। तो चलिए अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या निकला, एफ़ कैलकुलेटेड का मान निकला। तो अब एफ़ कैलकुलेटेड का मान निकला, 1 मिनट, सॉरी। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो फॉर V1 जैसे हमारे पास ये 2 है, ठीक है, और 12 है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 5% लेवल, 5% लेवल पे हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो हमारा टैबुलेटेड मान कितना है, 3.885 है, ठीक है, और हमारा जो कैलकुलेटेड मान है वो कितना है, 2.6 है। तो उसको हम आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सिंस एफ टैबुलेटेड इज़ ग्रेटर देन एफ कैलकुलेटेड, हैंस द डिफरेंस अमंग द यील्ड ऑफ वेराइटीज़ इन नॉन सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो क्या हो गया, जो हमारा एफ टैबुलेटेड मान है वो हमारा एफ कैलकुलेटेड मान से क्या है, ज़्यादा है। तो इसी कारण क्या हो गया, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गई। अगर हमारा
ये ज़्यादा हो जाता, एफ कैलकुलेटेड मान ज़्यादा हो जाता तो क्या हो जाता, सिग्निफिकेंट हो जाता और नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाती। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।